So good day students. लास्ट लेक्चर सरफेस टेंशन इस बीट में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जस्ट इसे रिवाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था सरफेस टेंशन एक लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है और इस वजह से लिक्विड एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ओके, लिक्विड का जो सरफेस होता है ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने वाला है। ओके, और ये जो सरफेस होता है ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक नेचुरल टेंडेंसी होता है उसके अंदर टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स सरफेस एरिया। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसके बाद इस सरफेस टेंशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थे उनका जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया था। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसको हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड अडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। और अडहेसिव फोर्स मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अडहेसिव फोर्स। ओके, तो ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं दोनों भी। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बीट बताया था। ठीक है, चलेगा। लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, आप अगर नहीं भी अभी लिखते हो कुछ ओके तो बाद में आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बिट मैंने बताया था रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर रेंज। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल कुछ डिस्टेंस तक की दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, और वो जो डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस तक वो अट्रैक्शन करेगा उस डिस्टेंस को कहा जाता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो रेंज रहेगा मॉलिक्यूलर फोर्स का, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, और इसी रेंज को अगर हम रेडियस कंसीडर करके एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो इस इमेजिनरी स्फीयर को कहा जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, और फिर नेक्स्ट बिट मैंने आपको बताया था सरफेस फिल्म। एक मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल जो थिकनेस रहने वाला लेयर रहता है ना सरफेस का, उसे कहा जाता है सरफेस फिल्म। ओके, और फिर उसके बाद मैंने सरफेस टेंशन आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड के वेल इनसाइड होता है ना, उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है, उसके ऊपर सब तरफ से इक्वल एंड अपोजिट कोहेसिव फोर्स एक्ट होता है। इस वजह से इनसाइड द लिक्विड कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है मॉलिक्यूल्स पर। लेकिन वही मॉलिक्यूल अगर सरफेस के करीब हो, जैसे ये मॉलिक्यूल बी नजर आ रहा है आपको, तो इसके ऊपर डेफिनेटली सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, और वो रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसके ऊपर के डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स है इनका मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू डाउनवर्ड कंपोनेंट। इस वजह से रिजल्टेंट इफेक्टिव फोर्स इसका जो रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है। इस वजह से ये नीचे के डायरेक्शन में पुश होने वाला है। ओके, वही अगर हम सी मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो सी मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा एयर में है, आधा हिस्सा वाटर में। एयर के अंदर वहां पर मॉलिक्यूल भी रहे तो उनकी वजह से जो एडहेसिव फोर्स क्रिएट होने वाला है वो बहुत ही निग्लिजिबल रहेगा। एयर का डेंसिटी पहले ही कम होता है और ये स्फीयर बहुत ही कम साइज का रहने वाला है, तो वहां पर एयर के पार्टिकल नहीं भी एज्यूम किए तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरने वाला है। इज इट ओके? मतलब इसी वजह से इस सी मॉलिक्यूल के ऊपर डाउनवर्ड ही फोर्स है, इसको अपोज करने वाला थोड़ा भी अपवर्ड फोर्स नहीं है। इस कारण सबसे ज्यादा फोर्स सी पर एक्सर्ट होने वाला है एज कंपेयर टू बी। ओके, और इसी वजह से सी सबसे ज्यादा उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। ओके, ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से क्रिएट होने वाला फोर्स होता है। ओके, ये जो बाकी के मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, ये इसे अपनी ओर खींचते हैं। ओके, इस वजह से ये मॉलिक्यूल सी का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। ओके, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो इसी वजह से हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। उसके बाद सरफेस टेंशन को मैंने डिफाइन किया था द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन drawn on the free surface of the liquid. Okay, तो सरफेस टेंशन T is equal to F by L रहेगा। SI यूनिट न्यूटन पर मीटर रहेगा, CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर रहेगा, और डायमेंशन m1 T⁻⁻² रहेगा। तो ये जो सरफेस टेंशन रहेगा इसका डायमेंशन एग्जैक्टली इक्वल आएगा फोर्स कांस्टेंट के साथ। ओके,
एंड सरफेस एनर्जी, इसके बाद नेक्स्ट बीट मैंने पढ़ाया था। सरफेस एनर्जी मतलब कोई भी लिक्विड के सरफेस पर जब मॉलिक्यूल जाता है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा और इसी वजह से वहां पर कुछ ना कुछ वर्क क्रिएट होने वाला है और ये वर्क एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर उस मॉलिक्यूल के अंदर रहता है। बाकी सभी मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहता है उनके हाइट के हिसाब से, लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके ऊपर एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होता है और ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है इसी को कहा जाता है सरफेस एनर्जी। ओके, और ये सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में हमने रिलेशन डिराइव किया था। एक वायर का फ्रेम हमने लिया था और इसमें एक मूविंग आर्म था क्यूआर। फिर जैसे हम ये फ्रेम सोप सॉल्यूशन के अंदर डीप करते हैं तो इस क्यूआर पर सरफेस टेंशन की वजह से रिजल्टेंट इनवर्ट फोर्स क्रिएट होता है और ये इस क्यूआर को अंदर की ओर डिस्प्लेस होता है, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसे बाहर की ओर डिस्प्लेस करने वाले हैं। तो इसका अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हम कंसीडर करते हैं तो फिर एट दैट टाइम छोटा सा वर्क डन क्रिएट होने वाला है dw इज इक्वल टू f इंटू dx और इस क्यूआर के दोनों भी साइड कांटेक्ट में होने के कारण इसके ऊपर इसका लेंथ हमें ट्वाइस लेना पड़ता है सरफेस टेंशन निकालते वक्त। तो फिर वो फाइनली सॉल्व करके हमें मिल जाता है आंसर dw बाय dA। dw मतलब ही सरफेस एनर्जी रहेगा। ओके, और ये इक्वल आता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया से। ओके, तो इस वजह से हम वर्क डन पर यूनिट एरिया ये जो बीट रहेगा इसी को हम सरफेस टेंशन अल्टरनेटली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसी सरफेस एनर्जी को निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अलग अलग शेप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर कोई नीडल फ्लोटिंग कंडीशन में है ना वाटर के अंदर, तो फिर उसके जो कंपोनेंट है सरफेस टेंशन के वो इंक्लाइंड होते हैं, टीटी आपको दिखाई दे रहा है। इनके टी साइन थीटा ऊपर रहने वाले और टी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल रहने वाले। टी कॉस थीटा इसके बैलेंस होने वाले हैं। ओके, लेकिन टी साइन थीटा नहीं होगा, तो इस वजह से 2l टी साइन थीटा ये रहेगा रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स इस नीडल पर और यही इसके वेट को बैलेंस करेगा mg को। इज इट ओके? इस वजह से ये नीडल फ्लोट करता है पानी के ऊपर, तो फ्लोटिंग कंडीशन में उसके ऊपर ये इक्वेशन वैलिड रहेगा 2l इंटू टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, इफ नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस, अगर हम सरफेस से उसे लिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स ऐड करना पड़ेगा 2tl। इज इट ओके? वही अगर हमें एक्सेस फोर्स अगर देना है किसी सर्कुलर रिंग को जिसका इनर रेडियस r1 है आउटर रेडियस r2 है, तो जो एक्सेस फोर्स हमें देना पड़ेगा वो 2 पाई टी इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 रहेगा। अगर एक्सेस फोर्स अगर हमें लगाना है किसी सर्कुलर प्लेट पर, ओके, जिसका रेडियस r हो, ओके, सर्कुलर रिंग है सॉरी, जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो एट दैट टाइम रिंग का आपको पता है अंदर वाला और बाहर वाला पार्ट दोनों भी लिक्विड के कांटेक्ट में रहने वाले, इस वजह से 4 पाई r इंटू टी रहेगा एक्सेस फोर्स। ओके, और फिर एक्सेस फोर्स अगर हमें निकालना है डिस्क के लिए, तो डिस्क का एक ही सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में होता है, उसका थिकनेस कुछ ना कुछ रहता है, इस वजह से यहाँ पर 2 पाई r इंटू टी आएगा। इज इट ओके? इसके बाद कुछ बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स लिए थे सरफेस टेंशन और एक्सेस फोर्स या फिर वर्क डन निकालने के लिए हमने। ओके, तो यहाँ तक हम आ गए थे लास्ट लेक्चर। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट बिट हमें स्टडी करना है अब इस चैप्टर में। इस टॉपिक का मतलब थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो 2 ही बिट्स अब बचे हैं। एक है एंगल ऑफ कांटेक्ट, दूसरा है एक्सेस प्रेशर। ओके, और इतना बिट होने के बाद फिर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बेटर वे हम, और कैपिलरिटी भी एक बीट है, तो 3 बीट इसके रिमेनिंग इस टॉपिक के। ये होने के बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इज इट ओके? तो देखिएगा अब मतलब इस टॉपिक को हम पहले खत्म ही करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं हम। ओके, क्योंकि एक्सप्लेन ड्रॉप कंसेप्ट, ठीक है, चलेगा। ड्रॉप आने ही वाला है अभी। ओके, एक्सेस प्रेशर हम जब देखेंगे तब एट दैट टाइम ड्रॉप भी आने वाला है। ओके, नाउ सी हियर, तो अभी हेडिंग दीजिएगा न्यू बीट का। जो 3 बीट्स रिमेनिंग है इसके एक एक करके वो स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहला बीट रहेगा इसका गिव द नेक्स्ट रीडिंग। excess pressure inside a
excess pressure inside a curved liquid surface. तो कर्ड लिक्विड सरफेस के अंदर जो एक्सेस प्रेशर रहेगा वो हमें देखना है। ओके, कोई भी अगर बबल या फिर ड्रॉप फॉर्म हो जाता है ना, तो उसके अंदर भी कुछ प्रेशर रहता है और बाहर भी कुछ प्रेशर होता है। इसी का हमें डेरिवेशन करना है। ये रहेगा प्रेशर इनसाइड। ओके, ये पहले हम ड्रॉप के लिए कर रहे हैं। ओके, इनसेस एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए कर्ड लिक्विड सरफेस, और इसके अंदर हम सबसे पहले बीट देखने वाले हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। मतलब इसमें 2-3 टाइप्स रहेंगे, उसमें से पहला टाइप रहेगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। तो ड्रॉप आपको पता है अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है और इसका एक ही सरफेस है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पी नॉट लेते हैं, आपको पता होगा। ओके, और इनसाइड प्रेशर इसका पी आई रहता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होने वाला है, आप देखिएगा ये जो बबल रहेगा अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है इसका और बाहर का प्रेशर कम होता है। इस वजह से ये जो ड्रॉप रहेगा ये ग्लोब होने वाला है। ओके, और ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करने वाला है। तो इनिशियली इसका रेडियस आर होगा और फाइनली इसका रेडियस में कुछ ना कुछ इंक्रीज होने वाला है अंदर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण। और वो जो रेडियस रहेगा मतलब एक्स्ट्रा रेडियस, इसे हम डी आर लेने वाले हैं। ओके, डेल्टा आर से हम इसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बताओ आउटर स्पीयर का रेडियस कितना रहेगा, बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर स्पीयर। इनसाइड स्पीयर का रेडियस स्मॉल आर है और उसमें जब इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा आर का तो हमें आउटर स्पीयर मिलने वाला है। तो राइट आंसर है इसका आर प्लस डेल्टा आर। इज इट ओके? आउटर स्पीयर का रेडियस आर प्लस डेल्टा आर होगा और इनर स्पीयर का रेडियस सिर्फ आर रहने वाला है। ओके, तो आपको पता है एक्सेस प्रेशर मतलब पी आई माइनस पी नॉट, ये वैल्यू हमें निकालना है। ओके, पी आई माइनस पी नॉट, ये हमें वैल्यू निकालना है फॉर द ड्रॉप। ओके, तो ड्रॉप के लिए हम ये करने वाले हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू पता है आपको फोर्स इंटू एरिया होगा। ओके, तो फोर्स इंटू चेंज इन एरिया अगर हम करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमें प्रेशर मिल जाएगा। ओके, एक्सेस प्रेशर एक्सेस एरिया बढ़ने से प्रोड्यूस होने वाला है। आपको पता ही है प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया रहेगा। तो अगर मुझे फोर्स मतलब प्रेशर निकालना है अगर, तो मुझे फोर्स को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, एफ बाई डी ए रहेगा। ओके, और देखिएगा तो फोर्स अगर मुझे चाहिए ओके इस कंडीशन में, तो फोर्स एक्सेस प्रेशर इनटू डेल्टा ए रहेगा। ओके, तो आप देखिएगा अलग अलग वे से हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है और दोनों वैल्यूज को हमें इक्वेट करना है फाइनली। तो फिर देखेंगे हम इसका आंसर क्या आता है। ओके, तो देखिएगा अब सबसे पहले हमें एक्सेस प्रेशर मतलब पी आई माइनस पी नॉट रहेगा। ओके, और आपको पता है कि जब रेडियस इसका बढ़ जाएगा तो एट द टाइम वर्क क्रिएट होने वाला है और ये वर्क डन अगर निकालना है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू रहेगा एफ इंटू डी आर। मतलब इसका स्मॉल जो इंक्रीमेंट हुआ है ना रेडियस का, इस वजह से छोटा सा वर्क क्रिएट होने वाला है। तो ये एफ इंटू डेल्टा आर होगा। इज इट ओके? तो फिर अगर हम एफ का वैल्यू पुट करते हैं दैट इज एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, चेंज इन एरिया, तो इस एफ की जगह मैं अब ऊपर वाला इक्वेशन पुट करने वाला हूँ। एफ की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ पी आई माइनस पी नॉट, यही हमारा एक्सेस प्रेशर है, इनटू चेंज इन एरिया रहेगा इनटू डेल्टा आर रहेगा। तो ये रहेगा हमारा डी डब्ल्यू का वैल्यू। ओके, डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन रहेगा इस प्रोसेस में जो क्रिएट होने वाला है। ओके, और फिर आप देखिएगा तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं एरिया का, ओके मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उसका क्रिएट होने वाला है और 2 मिनट के लिए अब देखिएगा एक्सेस प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया रहेगा, एक्सेस फोर्स इनटू एरिया रहेगा। इस वजह से यहाँ पर हम ए ही लेते हैं। ओके, फोर्स अपॉन एरिया मतलब भी प्रेशर रहेगा। तो अगर हम एक्सेस प्रेशर को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें फोर्स मिलने वाला है। तो पी आई माइनस पी नॉट इंटू एरिया का वैल्यू क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट ओके? इनिशियली उसका रेडियस आर था और उसमें इंक्रीमेंट फिर डेल्टा आर का हुआ है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस वजह से 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर पी आई माइनस पी नॉट, ये होगा डी डब्ल्यू का वैल्यू। ओके, तो इतना वर्डन का वैल्यू रहेगा। ठीक है, अभी देखिएगा चेंज इन एरिया अगर हम निकालते हैं, इनिशियली इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा और चेंज इन एरिया मतलब डेल्टा ए हमें निकालना है।
तो इनिशियली इसका एरिया मतलब फाइनली इसका एरिया कितना होने वाला है 4 पाए आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 पाए आर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमें निकालना है, तो क्या आएगा फिर देखिएगा 4 पाए आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाए आर स्क्वायर रहेगा, ओके। तो अब देखिएगा 4 पाए से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाए आर स्क्वायर प्लस ये 4 पाए इंटू 2 आर मतलब 8 पाए आर इंटू डेल्टा आर बन जाएगा, 8 पाए आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा 4 पाए इंटू डेल्टा आर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 पाए आर स्क्वायर होगा। तो 4 पाए आर स्क्वायर और ये प्लस 4 पाए आर स्क्वायर कट हो गया, ओके। अभी क्या बचा है देखिएगा 8 पाए आर इंटू डेल्टा आर, सिर्फ इतना बचा है, ओके, और प्लस 4 पाए इंटू डेल्टा आर स्क्वायर रहेगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना 4 पाए डेल्टा आर, तो ये हम एज्यूम करते हैं कि बहुत ही कम होगा, तो बहुत छोटा वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाता है, इज इट ओके? आपको पता ही है अगर हम छोटे वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं ना तो वो और भी छोटा होता है, इस कारण ये जो फैक्टर रहेगा डेल्टा आर का होल स्क्वायर ये ऑलरेडी कम रहेगा, इस वजह से इसे हम निगलेक्ट करने वाले हैं। तो चेंज इन एरिया इस कंडीशन में हमें मिलने वाला है डेट इज 8 पाए आर इंटू डेल्टा आर, इज इट ओके? बस इतना ही ये बीट रहेगा 8 पाए आर इंटू डेल्टा आर, इसमें कुछ किसी को दिक्कत? जस्ट हमने एक वर्डन का इक्वेशन निकाला है सबसे पहले, ओके, पी आई माइनस पी नॉट एक्सेस प्रेशर का लॉजिक लगाकर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इस वाइज ये हमने सबसे पहले वर्डन निकाला है और अभी देखिएगा चेंज इन एरिया निकाला है। तो वर्डन निकालने का और एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा लास्ट लेक्चर ही हमने डिराइव किया था। सरफेस एनर्जी मतलब भी वर्डन होता है, और ये सरफेस एनर्जी अगर हमें निकालना है तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, इज इट ओके? सरफेस टेंशन को अगर हम इंक्रीज इन एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमें अनदर वे से वर्डन मिल जाएगा, इज इट ओके? तो यही हम करने वाले, आप देखिएगा, इज इट ओके? अब देखो ठीक है, देखो अब तो अब जो इंक्रीज इन एरिया रहेगा इसे हम अनदर वे से वर्डन निकालने वाले हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू रहेगा सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, तो ये भी फॉर्मूला आपको वर्डन दे देगा। तो अब टी इंटू डेल्टा ए का वैल्यू अभी आपने बताया है कि 8 पाए आर इंटू डेल्टा आर रहेगा, इज इट ओके? तो टी मतलब सरफेस टेंशन है टी इंटू 8 पाए आर डेल्टा आर, ये डी डब्ल्यू का वैल्यू होगा। और ऊपर डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या निकाला है देखिएगा, डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, तो ये दोनों वैल्यूज को हमें इक्वेट करना है, ओके। तो अब देखिएगा ये जो वैल्यू है 8 पाई आर टी इंटू डेल्टा आर, इसको मैं इक्वेट करने जा रहा हूँ पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर से, इज इट ओके? तो डेल्टा आर कट हो गया, पाई कट हो गया, ओके, आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक आर और ये एक आर कट हो गया, ओके। अब ये 4 यहाँ पर सिर्फ आर बचा है एक, ओके, और 4 बचा है, तो ये 4 और आर वहां पर जाके डिवाइड होगा, तो पी आई माइनस पी नॉट इस साइड रहेगा और इज इक्वल टू क्या आने वाला है फिर देखिएगा 8t डिवाइडेड बाय 4r, ओके। तो ये 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2t बाय r बचने वाला है, तो यही फाइनल आंसर आएगा। सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज गिवन बाय 2t बाय r, इज इट ओके? सभी को डेरिवेशन समझ में आ गया? कुछ दिक्कत अब इसमें? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज 2t बाय r, इसके बाद ये बीट याद रखना, ओके। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर उधर जाके ऐड हो जाएगा अगर आपको टोटल इनसाइड प्रेशर निकालना है, तो फिर एट दैट टाइम पी आई इज इक्वल टू 2t बाय आर प्लस पी नॉट होगा, ओके। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं मैं, देखिएगा अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप हमें निकालना है, तो एक्सेस प्रेशर मतलब फोर्स की, अब देखिएगा किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई होता है तो और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पर वर्डन क्रिएट होगा, तो यही लॉजिक से हमने पहले वर्डन निकाला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर, इज ओके? डेल्टा आर उसका डिस्प्लेसमेंट था उस स्फीयर का, ओके, एफ उसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ,
अब ये फोर्स किस वजह से एक्ट हुआ? ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर। ओके, एक्सेस प्रेशर की वजह से ये फोर्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये फोर्स किसके साथ इक्वल आएगा? पी आई माइनस पी नॉट इंटू एरिया के साथ। एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया मतलब ही फोर्स होगा, तो इस वजह से फोर्स को मैंने रिप्लेस किया है पी आई माइनस पी नॉट इंटू ए के साथ। डेल्टा आर एज इट इज है। तो फिर ए का वैल्यू मतलब एरिया जो था उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, तो डी डब्ल्यू का आंसर आ गया पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। इसे ऐसे ही रखा मैंने। ओके, इस इक्वेशन नंबर 1 दिया हमने। ओके, और फाइनली इसे इक्वेट किया इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। ओके, अभी फिर मैंने क्या किया है? इंक्रीज इन एरिया निकाला। पहले इस ड्रॉप का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, और बाद में इसका जो मतलब डेल्टा आर का इंक्रीमेंट हुआ है ना उसके रेडियस में, तो इस वजह से उसका एरिया भी बढ़ने वाला है। वो होने वाला है 4 पाई इन ब्रैकेट आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। तो फिर आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर किया मैंने, एक्सपांशन किया इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से। तो ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r डेल्टा आर प्लस बी स्क्वायर मतलब डेल्टा आर का होल स्क्वायर। ओके, मतलब डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट ओपन किया तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कट हो गया। ब्रैकेट के अंदर बचा 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर। डेल्टा आर ऑलरेडी कम होता है, और उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो और भी कम होने वाला है। इसी वजह से इस 4 पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर टर्म को हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो फाइनली हमें इंक्रीज इन एरिया डेल्टा डी ए का वैल्यू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर मिल गया। इसी रोके, तो ये एरिया का वैल्यू रहेगा। अब देखिएगा, आपको पता होगा लास्ट लेक्चर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया होता है। तो इस वजह से इंक्रीज इन एरिया ये अभी निकला हमने 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर इंटू सरफेस टेंशन टी। तो अब इस वर्क डन के साथ इस इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दिया। ओके, टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, तो इस इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जो नजर आ रहे हैं दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो फाइनली हमें सॉल्व करने के बाद आंसर मिला 2t बाय आर। सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? 2t बाय आर। ओके, अभी सिमिलरली ऐसे डेरिवेशन किसके लिए होता है? बबल के लिए। पहले ये समझ में आया क्या बताओ? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। ओके, तो अब बबल में और ड्रॉप में क्या फर्क होता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बताया था, कोई बताएगा मुझे? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, बबल में और हमारे ड्रॉप में क्या फर्क होता है? लास्ट लेक्चर भी बताया होगा मैंने। हाँ, इसके 2 साइड एयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो इस वजह से इसका इंक्रीज इन एरिया जो लेना पड़ता है ना वो 2 टाइम्स लेना पड़ता है। बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ना ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाले डेरिवेशन के साथ एग्जैक्टली मैच करेगा। सिर्फ ये जो एरिया रहेगा ना डीए, ये हमें 8 पाई आर डेल्टा आर न लेते हुए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी इंक्रीज इन एरिया को। तो वो कितना हो जाएगा? 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर। बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। इक्वेशन 1 तक एज इट इज स्टेप है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये डीए का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, सिर्फ उसका जो वैल्यू है ना डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, तो ये ऐसा वैल्यू ना पुट करते हुए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू 2 डीए, इतना हमें चेंज करना है। बाकी कुछ भी सेम मतलब चेंज नहीं है, सब एज इट इज है। तो ये इक्वेशन नंबर में दोबारा लिखता हूँ, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। तो पहला हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला था, वैसे हमें इसके लिए फिर से डिराइव करना पड़ेगा वो। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। इसमें कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ जो दूसरा वर्क डन निकाला था ना हमने, सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, तो वो इंक्रीज इन एरिया 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बबल है। बबल का अंदर का सरफेस भी और बाहर का सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में होता है, इस कारण ये एरिया हमें 2 टाइम्स लेना पड़ता है। तो टी इंटू 2 इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर रहेगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 16 बन जाएगा। तो 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ये मिल गया हमें वर्क डन का वैल्यू। और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ इक्वेट करेंगे। ओके, इस 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर को। ओके, तो फिर क्या मिलने वाला है हमें देखिएगा, पी आई माइनस पी नॉट एज इट इज है, पिछली बार की तरह ही कैंसिल आउट होगा। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, तो डेल्टा आर कैंसिल हुआ, पाई पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर का एक आर और ये एक आर कैंसिल हुआ। फिर ये 4 इंटू आर जो है सिर्फ वो डिवाइड होगा, इस साइड पी आई माइनस पी नॉट एज इट इज बचेगा। ओके, और ये 4 आर डिवाइड होने वाला है, तो ऊपर आएगा 16। ओके, और
बस इतना ही आएगा। तो और टी बचा है, सॉरी। ओके, तो फाइनली क्या आने वाला है फिर देखिएगा, ये 416 को कैंसिल कर देगा 4T/r। तो 4T/r ये रहेगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, ओके। और 2T/r ये रहेगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। तो फर्क समझ में आ गया, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सभी को समझ में आ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस टॉपिक का, ओके। ये डेरिवेशन मतलब बोर्ड के एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इन दोनों भी डेरिवेशंस को। ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर और बबल के लिए 4T/r होगा, ड्रॉप के लिए 2T/r, ओके। बबल के लिए याद रखना कि दो साइड एयर के कांटेक्ट में होते हैं, इस वजह से वो दुगना होता है ड्रॉप के। 2T/r को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4T/r मिल जाता है। इज इट ओके? इस वाइज इसे याद रखिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो बबल रहा ना, ये अगर किसी लिक्विड के या फिर किसी सरफेस के अगर अंदर रहा बॉटम पर, ओके, तो फिर मतलब एक कैविटी अगर है इस बबल का या फिर ड्रॉप का, तो फिर उसका प्रेशर कैसे निकालना है वो हमें निकालना है, ओके। लिखिएगा इसका मतलब एक अलग केस है, ये क्वांटिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। लिखिएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कैविटी, excess pressure inside a cavity or air bubble in a liquid। तो लिक्विड के अंदर अगर एयर बबल रहा, मतलब ये लिक्विड है, ये कुछ हाइट तक लिक्विड लेवल रहेगा, ओके। और ऊपर आपको पता है डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड पर एक्ट होने वाला है, और इस लिक्विड के कुछ हाइट नीचे अब हमारा बबल है, ओके। यह हाइट नीचे रहेगा, ठीक है। और तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो P इनसाइड रहेगा, ओके। तो ऐसा ये बीट है। तो अब इसके अंदर अगर हमें प्रेशर निकालना है, एक्सेस प्रेशर, तो P एक्सेस प्रेशर अगर निकालना है तो यहाँ पर भी वो PI माइनस P0 होगा, ओके। और फिर यहाँ पर एडिशनल एक कंपोनेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा पिछली बार की तरह, मतलब 2T/r तो रहेगा ये, ओके। 2T/r प्लस ρgh रहेगा, क्योंकि ये ρgh इस हाइट की वजह से भी उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, ओके। सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कैविटी और एयर बबल इन लिक्विड अगर रहा, तो फिर एट द टाइम उसका कैलकुलेशन हम इस वे से करने वाले। इज इट ओके? और फिर ये P0 भी अगर उस साइड चला जाता है, इनसाइड प्रेशर अगर हमें निकालना है, तो फिर P एटमॉस्फेरिक P0 प्लस ρgh प्लस 2T/r। तो इस वाइज आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैविटी के लिए ये रहेगा, देखो पहला जो हमारा बीट था ना, ये डेरिवेशन दोनों भी, ये बबल और ड्रॉप दोनों भी एयर में थे, ओके। तो एट द टाइम एक्सेस प्रेशर निकालना है बबल के लिए, तो फिर वो 4T/r रहेगा, और ड्रॉप के लिए जो रहेगा वो 2T/r रहेगा। इज इट ओके? लेकिन यहाँ पर हम ये जो एयर बबल है ये कहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, एक लिक्विड के अंदर एक कैविटी है, ओके, और वहां पर ये बबल है, तो उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर रहेगा उसके लिए डेरिवेशन है। तो PI माइनस P0 आपको पता है एक्सेस प्रेशर 2T/r होता है, लेकिन ये हमारे लिक्विड लेवल से यह हाइट नीचे होने के कारण यहाँ पर हमें ρgh ये फैक्टर ऐड करना पड़ा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। इज इट ओके? आ गया समझ में? अब ये माइनस P0 जो है ये उस साइड चला गया, तो इनसाइड प्रेशर अगर निकालना है तो फिर P0 उसमें ऐड करना पड़ेगा, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इतना ही बीट रहेगा एक्सेस प्रेशर का, ओके। एक्सेस प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड अगर निकालना है तो इतने ही फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं। इज इट ओके? ठीक है। नाउ सी हियर, इस टॉपिक के अब दो बीट्स बचे, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरिटी। ये होने के बाद पूरा टॉपिक हमारा पढ़ाकर हो चुका है। फिर अभी मीटिंग का टाइम कम हुआ है, मतलब कम रह गया है, तो बेटर वे दूसरी मीटिंग में ऐड, मतलब हम वो देखते हैं। तो फिर से लॉग इन कीजिएगा।